होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं एवं अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर बोला जाता है। अवास्तविक संख्याएं जिनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, जो वास्तविक ना हो। अर्थात वास्तविक संख्या उनको बोला जाता है जो परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर, मतलब परिमेय और अपरिमेय को यदि मिला दिया तो जो समूह बनता है, जो संख्याएं बनती हैं उनको बोला जाता है वास्तविक संख्या, या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो होंगी, या वास्तविक संख्या में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों आ जाता है, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ जाता है। काल्पनिक संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जो न तो परिमेय हो और न ही अपरिमेय हो। तो काल्पनिक संख्या उनको बोला जाता है जो आप लिख सकते हो न तो परिमेय होगा और न ही अपरिमेय। तो आप फिर से समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या रियल नंबर उसको बोला जाता है जो परिमेय, मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों आ जाते हैं। और काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या उसको बोला जाता है जो न तो परिमेय होंगी और न ही अपरिमेय होंगी। तो यहाँ देखा जाए कि परिमेय अपरिमेय को दूसरे ढंग से भी समझाया जाता है। जैसे मान के चलिए ये आपका कोई एक, जिसको वेन डायग्राम से समझ बोला जाता है। तो वेन आरेख द्वारा अगर आप समझने का प्रयास करें, जैसे सबसे पहले देखते हैं, आप पढ़ते हो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के जो सदस्य हैं उनको बोला जाता है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आता है। अगर नेचुरल नंबर में हम इसको 0 को शामिल कर दें तो हमें मिल जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम लोग W या H से व्यक्त करते हैं। तो H में क्या होगा, नेचुरल नंबर तो होंगी, साथ साथ शून्य भी शामिल हो जाता है, 0। और यदि देखा जाए इसके बाद आता है जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक I से जिसे व्यक्त किया जाता है। तो I के अंदर ये देखा जा रहा है कि I प्लस और 0 सहित, I प्लस मतलब धन पूर्णांक, साथ साथ 0 उसमें और ऋण पूर्णांक। तो इसमें जो है अगर हम ऋण पूर्णांक, इसमें निगेटिव पूर्णांक को शामिल करते हैं तो पूरा का पूरा हमें क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा, अर्थात पूर्णांक मिल जाएगा। अब पूर्णांक हो चुका, तो जो देखा जाता है पूर्णांक जो होते हैं सभी, अब पूर्णांक के बाद सभी प्रकार के पूर्णांक उनको बोला जाता है, एक शब्द आता है परिमेय। परिमेय संख्या जो भिन्न वाले, अर्थात इसमें अगर हम भिन्न वाली संख्याओं को शामिल कर दें, भिन्न वाली संख्याओं को शामिल कर दें तो ये परिमेय बन जाता है। तो परिमेय को हम लोग क्यू से व्यक्त करते हैं। तो अगर इसमें देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ अगर मैं अपरिमेय संख्या को शामिल कर दूँ इसमें, अर्थात ये क्यू डैश, तो ये जो पूरा ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बोला जाता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, अर्थात ये जिसको बोलते हो यूनिवर्सल। तो हमें एक प्रकार का डायग्राम मिला। डायग्राम में जैसे मान के चलिए जिसको बोला जाता है सार्वत्रिक, तो ये आपका सार्वत्रिक मतलब आर दर्शा रहा है रियल नंबर। तो रियल नंबर में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों आ जाता है, जिसमें परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्याएं भिन्न वाली पूर्णांक, या आप कह सकते हो जिसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। फिर देखा जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो है, इन सबको देखा जाए किसके, परिमेय संख्या के सदस्य। आगे देखा जाए काल्पनिक संख्याएं किसको बोला जाता है, तो इसका उदाहरण ये होता है, जैसे किसी ने लिख दिया √-1 या
√-2, √-3 या √-4, इस तरीके से लिखते चले जाइए। तो अंडर रूट में माइनस होना, जैसे -1 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाते, जो कि एक असंभव कार्य है। तो -1 का यदि हम वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये काल्पनिक संख्या हो गई पूर्णतः। तो इसीलिए इसको आगे जो है, यदि मैं 1 का वर्गमूल निकालना चाहूँ -1, तो इसको देखा जाता है ये पूरा का पूरा एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या को, इस पूरी संख्या को i से व्यक्त किया जाता है, अर्थात √-1 को i से व्यक्त किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, काल्पनिक संख्या। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि √-1 का जो वर्गमूल लिखा जाता है वो i के बराबर आता है। इसी प्रकार देखा जाए √2 का जो वर्गमूल मान होगा, √2 बराबर लिख सकते हो √-1 गुणते √2, या इसको लिखा जाता है √2, ये जो बन गया ये i हो गया, तो i को इसके बगल में लगा दिया जाता है बाहर, अर्थात -√2 का जो वर्गमूल होगा √2i या i√2 लिख सकते हो। इसको इस प्रकार से भी, i को पहले भी कहीं कहीं लिख देते हैं, i√2। उसी प्रकार से -√3 का जो वर्गमूल होगा तो √-1 गुणते √3, ये जो हो जाएगा i√3। तो इन संख्याओं को बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं। आगे इसको देखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ किया जाता है, समृद्ध संख्याओं में, जिसमें एक भाग वास्तविक होता है, दूसरा भाग काल्पनिक होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको यूज़ करके आगे देखा जाए, आगे क्लासों में यूज़ किया जाता है। अब इधर देखा जाए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में अगर वेन डायग्राम से देखा जा रहा है तो ये देखा जाए जिसको प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या का एक उप समुच्चय जिसको बोला जाएगा सकते हो, मतलब कह सकते हो। तो n उप समुच्चय है किसका, रियल नंबर का, या आप ऐसा भी कह सकते हो n उप समुच्चय है h होल नंबर का, आप ऐसे भी कह सकते हो। अगर कि पूर्ण संख्या का उप समुच्चय है कौन, n, मतलब प्राकृतिक संख्या, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n उप समुच्चय का चिन्ह है, ये उप समुच्चय है h का। n उप समुच्चय मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का उप समुच्चय है। और फिर देखा जाए h जो है पूर्णांक का उप समुच्चय है, h उप समुच्चय है पूर्णांक i का, और i उप समुच्चय है q का, i उप समुच्चय है q का, मतलब जो आप पूर्णांक है वो परिमेय संख्या का उप समुच्चय है। या फिर आप और देखेंगे q उप समुच्चय है, मतलब परिमेय संख्या उप समुच्चय है r का। तो अगर वेन डायग्राम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, मतलब प्रश्नों में, कि इसमें दे दिया जाता है कौन किसका सत्य है कथन या कोई असत्य है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि n उप समुच्चय है किसका, h का, h का मतलब पूर्ण संख्या होल नंबर, या w से भी लिख सकते हैं, h लिखो या w लिखो। n उप समुच्चय है r का, n किसका उप समुच्चय है, r का भी लिखा जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें संबंध आते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब इतना भी याद कर रखिए कि वास्तविक संख्या रियल नंबर को r से लिखा जाता है, कैपिटल R से। तो रियल नंबर जो है आपका मतलब दो संख्याओं का एक संग्रह है, समुच्चय है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दो तो जो संख्याएं बन रही हैं उसको बोला, उस समुच्चय को बोला जाता है परिमेय संख्या का मतलब वास्तविक संख्या का परिवार बोला जाता है, तो समूह बोल सकते हो। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या होते थे, वास्तविक संख्याएं होंगी। अवास्तविक संख्या उसको बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं, जो न तो परिमेय होंगी और जो न ही
अपरिमेय होंगी। तो ये देखा जाए तो जैसे -√1, -√2, -√3, -√4, इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को r' से लिखा जाता है, या इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं जिसको हम IM से लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है इनको। तो आगे इधर देखा जाए, इसके बाद आता है जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, इस प्रकार की संख्याओं का हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम लोग सम एवं विषम संख्याओं को बात करेंगे। मतलब सम संख्या किसे कहा जाता है और विषम संख्या। यहाँ दोनों को एक साथ पढ़ने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, तो इसलिए साथ में बताया जा रहा है। सम संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को सम संख्या बोला जाता है। विषम संख्या उनको बोला जाता है जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, अर्थात 2 से भाग देंगे तो कुछ न कुछ शेष बच जाएगा, और जिसमें शेषफल 0 आ रहा है उसको बोला जाएगा सम, और जिसमें शेषफल कुछ न कुछ आ जा रहा है, कुछ शेष बच जा रहा है, तो उसको बोला जाता है विषम। तो यहाँ भाजक कौन है? 2, अर्थात यदि इसमें 2 से भाग दे, 2 से भाग देने पर शेषफल 0 मिल रहा है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि 2 से पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है। तो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। या आप इसको ऐसे कह सकते हो, 2 से पूर्णतया विभाजित हो। इसको क्या कहा जाता है? मतलब विषम संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती। अब जैसे देखा जाए कि इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 16, 18, 20, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आप लिखते चले जाएं। और विषम संख्या उनको बोला जाता है जैसे 1, 3, इसके उदाहरण लिख लीजिए। इसका जो उदाहरण होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से होगा। तो यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि सम संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। विषम संख्या उनको बोला जाता है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। अब इसके बाद आता है भाज्य एवं अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं को उनको बोला जाता है जो अपने के अलावा किसी अन्य से कट जाए। जो ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, मतलब स्वयं से कटेगी, साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उनको बोला जाता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं उनको बोला जाता है जो स्वयं से ही कटे, अन्य किसी अन्य संख्या से न कटे, सिर्फ एक को छोड़। तो भाज्य संख्या उनको बोला जाता है जो स्वयं से कटे, साथ साथ अन्य संख्याओं से कट जाए। उन संख्याओं को बोला जाता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उनको बोला जाता है ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे,
स्वयं से कटे या स्वयं से विभाजित हो। यहाँ पर एक और बोला जाए तो जैसे एक सब में कॉमन होता है, एक से कटे और किससे कटे, स्वयं से। तो एक सब में कॉमन होता है तो एक की चर्चा नहीं की जाती। आपसे इतना जान के चलिए कि अभाज्य संख्या उनको बोला जाता है जो स्वयं से ही कटे, एक को छोड़ करके। अब देखा जाए भाज्य संख्याएं किसको बोला जाता है, तो भाज्य संख्याएं उनको बोला जाता है जो मतलब अपने स्वयं से कटे और साथ साथ अन्य संख्याओं से भी कट जाए, तो उसको बोला जाता है अभाज्य। तो भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्याओं में आता है इधर आप एक काम करें, इसको मिटा दें, थोड़ा सा खाली कर ले तब आगे देखा जाए। जैसे मान लीजिए ये संख्याओं का एक ग्रुप है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए थोड़ा सा, जैसे 1 है, 1 स्वयं से ही कटेगी, इसको और कोई नहीं काट पाएगा, तो ये अभाज्य संख्या होगी, इसको रखा जाएगा अभाज्य संख्या में। तो इसका उदाहरण क्या होगा, पहली अभाज्य संख्या कौन मिली, 1। 2 को बंटवारा करने वाला अपने आप या तो 2 काटेगा या तो 1, इसलिए ये जो है अभाज्य में आएगा। अब बचा 3 की पारी आ रही, 3 को चेक किया जाए, या तो 3 स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसलिए ये जो है अभाज्य में होगा। अब बात आती है 4 का, तो 4 जो है 1 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ साथ 2 से भी कट जा रहा है और 4 से भी, मतलब 4 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से। तो इसलिए इसको जो बोला जाएगा, ये कौन सी संख्या है, भाज्य हो गई, क्योंकि इसमें 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट जा रहा था। ये इसका जो पहला उदाहरण या पहली संख्या जो मिल रही है वो क्या होगा जी, 4 होगा। अब 5 देखा जाए, तो 5 स्वयं से कट रही है या तो 1 से कटेगी, इसलिए 5 जो होगा वो जो है अभाज्य में आएगा। 5 के बाद 6, अब 6 को देखिए, 6 जो है 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से और 6 से, तो स्वयं 1 और स्वयं को छोड़िए देखा जाए तो 2 3 से भी कट जा रहे, इसलिए ये क्या होगी, भाज्य होगी। अब 7 को देखिए, तो 7 का जो देखा जाए 1 और 7 होगा, मतलब ये अभाज्य होगी। अब देखा जाए 8, तो 8 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से और 8 से, तो स्वयं और 1 को छोड़ दो तो देखा जाए 2 और 4 आ जा रहे हैं भाज्य, इसलिए ये कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी 8। तो इस तरीके से आप छांट करके, मतलब इसमें आप इस नियम को लगा करके भाज्य और अभाज्य संख्याओं को आप लिख सकते हो, सर्टिफाइड कर सकते हो। तो अगर और लिखना चाहे, जैसे 8 है, 9 को चेक करना चाहें तो 9 को लिखा जाएगा 1 3 और 9, तो ये तो एक तो सब में कॉमन है और 7 हो गया, यहाँ 3 देखिए आ जा रहा है, तो इसलिए आपको जो है ये भाज्य में आएगा। 10 को देखा जाए, 10 भी भाज्य में होगा। 11 अभाज्य होगा, 11 13 15 कट जाए 17, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर इसको देखा जाए, जैसे 10 11 इधर आ गया, 12 के बाद 14 15 16, ये जो है ये भाज्य संख्या है, ये क्या है जी, अभाज्य संख्या है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। हाँ, जैसे अब थोड़ा सा मान लीजिए कि इसको कुछ हम आपको मतलब टेक्निक बता रहे हैं कि जैसे कोई संख्या वो दे दी जाए, ये भाज्य है या अभाज्य है, तो जो इसे किसी संख्या को कैसे चेक किया जाएगा कि ये भाज्य है या अभाज्य है। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया कि या जैसे 157, या आप थोड़ा सा छोटी संख्या दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे लिख दिया गया 105, 105 भाज्य है या अभाज्य, कैसे चेक किया जाएगा। 105 वैसे देखने में लग रहा है कि 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भाज्य ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे बड़ी संख्या और दे दी जाए, बड़ी से बड़ी दे दिया जाए
तो उसको चेक करने का क्या तरीका कि ये भाज्य है या नहीं है। तो ये आपको इसलिए दिया है, मतलब कि देखा जाए आप इसको देख कर भी बता सकते हो कि भाज्य है या अभाज्य है। परंतु इसके नियम क्या होते हैं, ये चेक कैसे किया जाता है, जैसे बड़ी संख्या दे दिया जाए तब कैसे चेक करेंगे। तो इसका रूल ये होता है, नियम क्या होता है, जो संख्या दी हो, अब ये पता लगाओ ये किस संख्या का वर्ग है। जैसे 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100, 100 से बड़ी है, तो 10 से बड़ी क्या होती है, 11। 11, तो अब क्या कहिए, आप ये कह सकते हो ये जो संख्या है, जो दी गई संख्या है 11 के वर्ग से क्या है जी, ये छोटी है। आपके मान के चलिए ऐसे है, तो 11 से छोटी आप क्या करेंगे, जैसे 11 है, 11 का वर्ग आ रहा है ना जी, तो 11 से छोटी, 11 से छोटी पता लगाओ, 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो 11 से छोटी आप देखेंगे अभाज्य संख्या जो होगी, 11 से छोटी अभाज्य संख्या, 11 से छोटी अभाज्य संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 और 9 10, बस हाँ इतना ही होगा। ये 11 से देखिए भाई, 1 2 3 5 7 8 भाज्य भी आ जाता, 9 भी भाज्य हो जाता, 10 भी भाज्य हो जाता, 11 से छोटी हमें लेनी है। अब चेक करिए क्या इनमें से कोई ये कट रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। जैसे 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य बोला जाएगा। इसको इस तरीके से चेक किया जाता है। अगर इनसे किसी भी संख्या से न कटती तब वो बोल दिया जाए, मतलब तब आप हम कहते हैं कि ये संख्या अभाज्य है। तो इसका रूल यही है कि जो भी संख्या दी गई हो, आप पहले उसको वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग संख्या में कन्वर्ट करो, उससे एक बड़ी संख्या लो, और फिर क्या करेंगे, जो संख्या मिल रही उससे जो छोटी जितने भी अभाज्य संख्या उससे आप चेक करिए और देखिए क्या उनमें से किसी संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट जा रहा है तो भाज्य है, नहीं कट रहा है तो अभाज्य होगा। ये इसका नियम होता है, रूल होता है। तो आप क्या करेंगे, ट्रिक इसकी ये है, भाज्य और अभाज्य संख्या का चेक करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या x है, तो x का क्या करेंगे, वर्गमूल ले लो, x का वर्गमूल। तो वर्गमूल जब लेंगे तो वो बड़ी संख्या लेंगे, वर्ग मतलब वर्गमूल जो आएगा वो क्या लेंगे, पूरी संख्या में लेंगे और बड़ी लेंगे। तो x का वर्गमूल लेते हैं, तो यहाँ हमने मान लीजिए कोई दी गई संख्या x है, तो हम क्या करेंगे, x का वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल ऐसा लेंगे जो एक पूर्ण संख्या होगी। तो हमारा वर्गमूल कैसा होना चाहिए, वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल हमारा पूर्णांक में होना चाहिए। अपूर्णांक में हो, साथ साथ बड़ी संख्या लिया जाता है, छोटी संख्या को नहीं बड़ी वाली लिया जाता है। अब क्या करेंगे, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो वर्गमूल आ रहा है उस बड़ी संख्या का, मान लीजिए कि जो आ रहा है, तो जो वर्गमूल मिल रहा है, या आप कह सकते हो प्राप्त वर्गमूल संख्या से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। यदि किसी संख्या से भाज्य हो जाती है तो वह संख्या भाज्य कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी।
अन्यथा अगर नहीं कट रही है, यदि किसी संख्या से नहीं कट रही है तो वह संख्या अभाज्य होगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी संख्या दिया गया पहले आप उसका वर्गमूल लें अपने मन में कि ये किसके रेंज में आएगा। जैसे हमने देखा है जो 105 है, 105 का वर्गमूल 10 से बड़ा होगा और 11 से कम, मतलब 11, 10 और 11 के बीच में आएगा। तो इसलिए हम बड़ी वाली संख्या का चयन करेंगे अर्थात 11। अब 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या उनको लिख लो और फिर बारी बारी से सब क्या करो। जैसे देखा गया 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 5 और 7 हैं। इनसे चेक करो क्या इनमें से कुछ कट रहा है। अगर कट जा रहा है तो भाज्य, नहीं कट रहा है तो अभाज्य। ये इसका तरीका होता है। आगे हम देखते हैं इसके बाद सह अभाज्य। अब हम देखते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या। तो सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जिनका महत्तम 1 हो, जिनका मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो और लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सह अभाज्य संख्याएं उनको बोला जाता है ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, साथ ही साथ इनका जो लघुत्तम समापवर्तक लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, लघुत्तम समापवर्तक इनका जो हो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं या कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। फिर से समझ लीजिए, सह अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जैसे 2 संख्या ले रहे हो तो, और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, तब हम उनको बोलेंगे उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। जैसे इधर देखा जाए कि शुरू की जो अभाज्य संख्या जैसे 1, 2, 3, 5, 7 फिर इस तरीके से हैं। तो पहले ये देखा जाए क्या 1 और 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है, चेक किया जाए। तो उदाहरण देखा जाए, किसी ने कह दिया कि भाई आप मतलब क्या 1, 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। ये आपके सामने एक प्रश्न है कि क्या 1 और 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखा जाए इनका हम अगर मान लीजिए गुणनखंड करें, जैसे 1 को हम लिख सकते हो 1 गुणित 1 या 1 ही लिखें, 2 को लिख सकते हो 1 गुणित 2। तो 1 गुणित 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 ही लिखा जाएगा, 1 का गुणनखंड 1 ही होगा। अगर यदि हम इनका मासा निकालें तो दोनों में आ रहा है, इसलिए इनका मासा तो 1 होगा। साथ साथ अगर इनका मैं लघुत्तम समापवर्तक निकालूं तो एक लाइन तो ये बन रही है 1 होगा, एक लाइन ये बन जाएगी, मतलब 2, मतलब ये 2 आ जाएगा। तो इनका महत्तम समापवर्तक 1 है, लघुत्तम समापवर्तक जो आ रहा है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। भाई देखिए पहली संख्या है दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को मैं गुणा कर रहा हूँ तो वो उनका लसाअ आ रहा है। तो अर्थात आप कह सकते हो यहाँ दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए 1 और 2 सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अर्थात यहाँ आपका जो उत्तर होगा, आंसर होगा एस में आएगा
क्यों होगा कि मतलब ये हाँ होंगे, क्यों होंगी, क्योंकि इनका मसा 1 होगा, लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। अब आगे देखा जाए कि अगर देखा जाए 2 और 3 को चेक किया जाए, इसी तरीके से अगला प्रश्न आपका होगा कि यहाँ पर यदि मैं इसको बदल दूँ थोड़ी देर के लिए, प्रश्न हमारा वही है। यहाँ अगर हम चेक करें जैसे 2 और 3 को ले लें, क्या 2 और 3 सअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो 2 का जो गुणनखंड होगा 1 गुणित 2, 3 का जो गुणनखंड होगा 1 गुणित 3। अब देखा जाए इनका महत्तम समापवर्तक निकालें तो 1 आ जाएगा, और लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो 1 आएगा, 7 7 2 हो जाएगा, और 3 3 दूनी 6 दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अर्थात 2 और 3 सअभाज्य संख्याएं हैं। आपका ये भी प्रश्न क्या कीजिए फॉलो कर रहा है। अर्थात 2 और 3 कैसी संख्या है, 2 और 3 का ऐसा समूह है, तो 2 3 किस में आएंगे, सअभाज्य में। अब उसी तरीके से देखिए 5 और 7, 5 और 7, तो 5 और 7 का महत्तम 1 आएगा, और इनका लघुत्तम समापवर्तक 35 होगा। तो इसी तरीके से आप चेक करके बता सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है एक प्रश्न, एक मतलब इसमें लिख दिया जाता है कि जुड़वा मतलब पेयर के रूप में आता है, जुड़वा सअभाज्य संख्याएं। अगला हमारा टॉपिक है जिसको बोला जाता है, ऐसा लिख दीजिए, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा को लिखा जाता है इंग्लिश में दो को बोला जाता है ट्विन। ट्विन प्राइम नंबर अर्थात जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो दो ऐसी संख्या, दो अभाज्य संख्याएं ऐसी लीजिए, ऐसा युग्म एक मतलब पेयर होता है जिसको युग्म बोला जाता है। तो ऐसा युग्म, युग्म किसका होगा, अभाज्य संख्याओं का। ये युग्म कैसा है जी, अभाज्य संख्याओं का है। तो मतलब दो संख्या ली जा रही है, तो दो संख्याओं का जो ऐसा युग्म जिन यहाँ गड़बड़ बोल रहा हूँ यार, हाँ, जिनके संख्याओं का अंतर 2, मतलब दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा चयन करेंगे जिनका अंतर 2, तो उस युग्म को बोला जाता है अब जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए देखा जाए 1 2 3 5 7 इस तरीके की संख्या दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा पेयर बनाएंगे जैसे 1 और 3 को देखा जाए तो एक अभाज्य संख्याओं का ये युग्म हुआ, परंतु इन दोनों का यदि अंतर निकाला जाए, जैसे 3 में 1 को घटाएंगे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन को ये क्या पूर्ति कर रहा है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा युग्म आप बनाइए, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म बनाइए जिनके संख्याओं का अंतर 2 हो, तो उस युग्म को क्या बोला जाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो यहाँ जैसे 1 और 3 का चयन किया गया, तो 3 में 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो अंतर हमारा 2 आ रहा है। अतः आप कह सकते हो 1 3 कैसे जी, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये कैसे है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब देखो जैसे 2 5 के देखो, 2 5 में अंतर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा।
अगर किसी ने कह दिया कि 2 5, 2 5 नहीं होगा, हाँ ये देखिए 3 5 हो जाएगा। 3 5 क्योंकि 3 और 5 का जो अंतर आ रहा है वो 2 आ रहा है। 3 और 5 का जो अंतर आ रहा है 2 है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य होगा। ठीक, अब आगे देखा जाए, जैसे 5 और 7, 5 7 ये होगा, जुड़वा अभाज्य होगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, दिखा सकते हो। अर्थात ऐसा दो, मतलब ऐसी दो मतलब अभाज्य संख्याओं का चयन करो जिनका अंतर 2 हो, तो उस पेय को लिख बोला जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो आज तो फिलहाल बस इतना, बाकी आगे आपको नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।